Hello students, today we shall continue with the second chapter from trade to territory, the company establishes power. So today we take up your seventh lecture, and today we discuss that how the East India Company modernized their army. Okay, so let me start. Okay, so the company army, as you know that the East India Company came to India in 1600 by getting a charter from Queen Elizabeth, which we had already discussed about this. And after that, what development takes place, we also discussed about all these developments. So the colonial rule in India that brought some new ideas, because in previous class we discussed about that they divided India into three major presidencies, that Madras, Bengal and Bombay presidencies, and which were governed by the governors, and overall there was a governor general. So they brought new ideas of administrations and reforms, लेकिन जो उनकी power थी that was rested in their military strength, because in previous classes we also discussed that they also imposed the concept of subsidiary alliance. Okay, and so the Mughal army was mainly composed by capillaries. अभी जो मुगल आर्मी थी, अगर हम मुगल रूलर्स की बात करें तो उनकी जो आर्मी थी दैट वाज कंपोज बाय कैवलरी, जिसको कहते हैं सवार. सवार क्या होता है कि एक ट्रेंड सोल्जर होता है, वो घोड़े की पीठ के बैठ के ऊपर लड़ाई लड़ने जाता है. इन्फेंट्री इन्फेंट्री होता है जो पैदल चलते हैं, दैट इज यू कैन से ऑन, जो पैदल चलते हैं, जो सोल्जर्स पैदल चलते हैं. सो उन सभी को दे वर गिवन अ ट्रेनिंग इन आर्चरी. आर्चरी मतलब तीर अंदाजी में, क्योंकि उस टाइम में जो लड़ाई लड़ी जाती थी वो कैसी, वो तीरों से लड़ी जाती थी. सो वो उनको तीर अंदाजी, ठीक है, आर्चरी की ट्रेनिंग देना. एंड द यूज़ ऑफ सॉर्ड, ठीक है, और किसे, तलवारबाजी. उनको क्या सिखाया जाता था, तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाई जाती थी. ठीक है. Now this army that was the dominated army, you can say the cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. इसलिए क्या था कि अगर हम मुगल टाइम पीरियड की बात करें तो उनको उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि उनके पास जो है वो उनकी जो आर्मी है, जो इन्फेंट्री है, वो क्या होनी चाहिए, वो प्रोफेशनल होनी चाहिए. ठीक है. So the rural areas had a large number of armed peasants, and the local जमींदार्स often supplied the Mughals with पैदल soldiers. होता क्या था कि जब भी कभी लड़ाई होती थी तो जो भी लोकल जमींदार होते थे, जो peasants होते थे, तो जब भी लड़ाई होती थी तो वो क्या करते थे, now they were worked as a पैदल soldiers. तो वो लड़ाई लड़ने के लिए भी आ जाते थे, और जब कोई लड़ाई नहीं होती थी तो वापस अपने खेतों में काम करते थे. So a change occurred in the 18th century. स्पेशली क्या हुआ जब 18th century में when we were under the company rule, तो एक change आया. And what was that change? The Mughal successors states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them the professional soldiers. अब क्या होने लगा कि उन्होंने क्या करा, परमानेंटली सोल्जर्स को रिक्रूट करना, मतलब भर्ती करना शुरू कर दिया. एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड. लेकिन हुआ कि 18th सेंचुरी में क्या किया, जो कुछ ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने पीजेंट्स को रिक्रूट करना, आर्मी में रिक्रूट, परमानेंट रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब अपने पास रखना. सो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो फॉलो द सेम स्ट्रेटजी, एंड इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी. ठीक है. विच केम टू बी नॉन एज द सिपाही आर्मी. सिपाही मतलब जिसको सिपाही बोलते हैं, हिंदी में अगर वर्ड बोले दैट इज कॉल्ड अ सिपाही, SIPAHI, सिपाही. सो उससे काम किया था, नॉन एज सिपाही आर्मी, फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर. ठीक है. और जैसे जैसे एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820, 1820 के बाद इन 19th सेंचुरी में जैसे जैसे चेंज आता गया, तो द कैवलरी रिक्रूटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मीज डिक्लाइंड. ठीक है. जो सवार थे, जो घुड़सवार थे, उनकी कमी होने लगी. ठीक है. उसमें कमी आने लगी. दिस इज बिकॉज क्या था कि जो ब्रिटिश एम्पायर थी दैट वाज फाइटिंग इन बर्मा. बर्मा मींस जो आप प्रेजेंटली जिसको म्यांमार बोलते हैं, जो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है. अफगानिस्तान में उसको जरूरत पड़ी, इजिप्ट, मिस्र में उसको जरूरत, वेयर द सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैच लॉक्स. अभी मस्केट्स क्या था, अ हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, मींस ऐसी गन जिसको क्या हाथ से चलाया जाता था. एंड मैच लॉक्स क्या थे, एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच क्या किया जाता था, जो आपके सोल्जर्स थे वो ट्रेंड किए जाते थे. ठीक है. तो उनका यूज किया जाता था. Soldiers of the company army had to keep pace with changing military requirement and its infantry requirement,
नाउ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि अब वो लड़ाई थी वो तलवारबाजी से और आप क्या बोल सकते हैं तीरंदाजी से नहीं लड़ी जाती थी, अब गन के साथ और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जो लड़ाई लड़नी शुरू हो गई। इसलिए उनको अपनी कंपनी को क्या करना पड़ा, अपनी आर्मी को चेंज करना पड़ा, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ा। Now what happened in the 19th century, जो ब्रिटिश थे now they began to develop a uniform military culture, means एक जैसा यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। और जो सोल्जर्स थे उनको यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग और ड्रिल प्रैक्टिस करवाई गई एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर, मीन्स पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा डिसिप्लिन कर दिया गया उनको। और इससे क्या हो गया, इससे एक प्रॉब्लम you can say that often this created a problem since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers। आपको पता है कि धर्म, कास्ट की अगर हम बात करें, जाति की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, तो उन सबको इग्नोर करने पर प्रोफेशनल सोल्जर्स को खड़ा किया गया और उनको ट्रेन किया गया। ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, नाउ वो अपने आप को क्या फील करते थे और उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जो आर्मी के बीच में, मीन्स जो मिलिट्री के बीच में चेंजेस आ रहे थे, जो नए नए वेपन्स आ रहे थे, तो उनका जो लाइफ था और उनकी जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी और वो कैसा फील करते थे, ये सारी चीज़ें निकल कर के कब आई, इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो 1857 का विद्रोह हुआ। Now that gives a glimpse into the world of the sepoys, जो हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मीन्स कि जो सोल्जर्स थे उनका कैसा रिएक्शन था, किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया। नाउ अगर हम इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन देखें तो हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इस तरह से हमने देखा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी that was transformed from a trading company to a territorial colonial power, means जो ट्रेड करने आई थी यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट होगी, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर के बीच में। ठीक है। नई स्ट्रीम ऑफ टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी आ गई, एडेड न्यू प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, 6 to 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाई सी। क्या होता था कि इंडिया, वहाँ से यूरोप से इंडिया में ट्रेवल करने के लिए 6 से 8 महीने तक लग जाते थे। लेकिन क्या हो गया, जैसे ही आपका आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ स्ट्रीम शिप्स दैट रिड्यूस जर्नी टाइम, क्या हो गया, अब 3 वीक्स का रह गया, सिर्फ क्या 6 से 8 महीने के बजाय सिर्फ 21 दिन का, 3 वीक का टाइम रह गया। ठीक है। एंड देयर फैमिलीज कम टू फार ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया, और वो यहाँ घूमने आने, उनकी फैमिलीज, जो कंपनी की फैमिलीज थी वो यहाँ आना शुरू कर दिया। ठीक है। और बाई द 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल over about 63% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent। ठीक है। इसके ऊपर रूल करना मतलब कितना ज़्यादा उनका रोल बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हम आने वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे हम किस तरह से हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या कर दिया, पूरे इंडिया को अपने ही कंट्रोल में किस तरह से ले लिया। ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट दिस चैप्टर योर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। नाउ योर होमवर्क, so you have to complete the exercise. Okay, so let us see. First question, match the following, that is you have to match these। दीवानी कहाँ किससे रिलेटेड है आपका, टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोला गया। ठीक है। फौजदार अदालत क्या था, रानी चेन्नम्मा। सिपाही क्या था। उसके बाद you have to do the second question, that is fill in the blanks। इसको आपने कंप्लीट करना है, ये जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, that is true or false, you have to mention whether these statements are true or false, कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। Then question number 4 is important one, what attracted European trading companies to India, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने यूरोपियन को इंडिया में अट्रैक्ट किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, what were the areas of conflict between the Bengals नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन से एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट थे, क्या क्या चीज़ें थी। Then how did the assumptions of दीवानी benefit the ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे जब दीवानी का राइट मिल गया तो कैसे उनको बेनिफिट हो गया कि they can use the vast resources of Bengal, like ये एक्सप्लेन करना है। देन एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलाइंस, जो हमने डिस्कस किया था, अवध का केस भी आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स, किस तरह से अलग था। एंड क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशंस ऑफ द कंपनीज आर्मी, जो भी हमने डिस्कस किया। तो ये सब आपने क्वेश्चंस अपने नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।